जय जिनेन्द्र सभी को। आ, हम लोग गर्मी का छुट्टी का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं और आप लोग गर्मी के छुट्टी का एंजॉय कर ही रहे होंगे। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखते हैं हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री का जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई है वो देखते हैं। तो हम लोग क्लास 10 में जो है वो चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद, जो फर्स्ट चैप्टर है वो चल रहा था। आपका ये है फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पढ़े भी हैं कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, शुरुआत हुआ कैसे। ये भी बताया गया इस पिक्चर के बारे में कि फ्रेडरिक सॉर्यू जो है किस तरह से एक काल्पनिक राष्ट्र का कल्पना किए थे। फिर अर्नेस्ट रेनन बताए थे कि राष्ट्र क्या है। ये सब भी पढ़ाई हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से ही उत्पन्न हुई यूरोप में। और फ्रांसीसी क्रांति जैसा कि आप लोग जानते हैं 1789 ईस्वी में ये क्रांति प्रारंभ हुई थी और फिर पूरे फ्रांस में ये क्रांति फैल गई। और ये राष्ट्रवाद का जो विषय था ये पूरे यूरोप में फैल गया धीरे धीरे करके। तो हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये भी टॉपिक हो गया है। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग ये भी पढ़ा चुके हैं कि कैसे यूरोप में कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग का उदय हुआ। कुलीन वर्ग तो पहले से थे ही, लेकिन नया मध्य वर्ग जो है ये बाद में फिर धीरे 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 थर्ड स्टेट के लोग जो है जैसे जैसे शिक्षित और समृद्ध होते गए तो वो एक नया वर्ग का निर्माण किए और वो नया वर्ग मध्य वर्ग कहलाता है। तो ये मध्य वर्ग का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर के। अब एक टॉपिक आया है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या योगदान रहा यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर के। तो हम लोग इस चीज को अब पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए ध्यान से समझना है सभी को कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित उदारवाद से राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। देखते हैं कि उदारवाद जो है ये एक शब्द आया है, तो ये उदारवाद होता क्या है, उदारवाद क्या कहलाता था उस टाइम में, उदारवाद का पर्याय क्या है, उदारवाद का क्या मतलब होता है। तो उदारवाद जो है ये एक शब्द लिबरलिज्म से बना हुआ। उदारवाद को हम लोग इंग्लिश में लिबरलिज्म भी कहते हैं। और लिबरलिज्म जो है ये लैटिन भाषा के मूल लीवर पर आधारित, यानी लीवर एक शब्द है, इसी लीवर शब्द से लिबरलिज्म बना है। और लीवर का अर्थ क्या होता है, आजाद। लीवर का अर्थ होता है आजाद, ठीक है। तो लैटिन भाषा में एक शब्द है लीवर, इसी से बना है लिबरलिज्म। और लीवर का जो अर्थ होता है वो है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब, जो नया नया मध्य वर्ग उभर करके सामने आ रहे थे यूरोप में, तो उसका जो है मतलब उन लोगों के लिए उदारवाद का मतलब जो है वो क्या था, तो व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यही उदारवाद का मतलब था।
जो मध्य वर्ग यूरोप में थे, तो उन लोगों के लिए जो है उदारवाद का मतलब क्या था? तो व्यक्ति के लिए आजादी, व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी कि उदारवाद का मतलब है व्यक्ति के लिए आजादी, यानी वहां पर जो है यूरोप में जिस तरह से व्यक्तियों को जो है आजादी नहीं दिया गया था, तो इस ये जो है उदारवाद का मतलब होता है व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी कि कानून के सामने में सभी लोग जो है वो बराबर। और ये कानून के समक्ष बराबरी जो है ये भारतीय संविधान में भी इसका वर्णन किया गया है, और ये अनुच्छेद आपका 14 में वर्णन किया गया। आर्टिकल 14 में किस चीज का वर्णन किया गया? कानून के समक्ष बराबरी। कानून के समक्ष बराबरी यानी कि ये आर्टिकल 14 में वर्णन किया गया है। उसको विधि के समक्ष समता समानता का अधिकार भी कहते हैं, यानी कि कानून के सामने जो है सभी लोग बराबर हैं। कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच या फिर सामाजिक भेदभाव किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता, यानी कानून के सामने में सभी लोग बराबर। अब देखते हैं आगे हम लोग। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। तो किसकी सहमति से बनी हो? तो जनता की सहमति से बनी। किसकी सहमति से बनी हो? जनता की सहमति से बनी। तो ये राजनीतिक रूप से उदारवाद का मतलब ये होता था कि एक ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो, यानी सबकी सहमति से। कोई भी राष्ट्र हो तो उसके उस राष्ट्र में रहने वाले जो भी लोग हैं यानी जनता, उसकी सहमति से बनी हो सरकार, तो उसको भी उदारवाद बोलेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, तो प्रेस कर देते हैं पहले। चलिए तो आगे देखते हैं। यह फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, फिर संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। उदारवाद किसका पक्षधर था? फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है ये उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति का पक्षधर था। जैसा कि जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में के दौरान जो है वो शासक एक था, उसका नाम था लुई 16। क्या नाम था? लुई 16। तो ये लुई 16 जो है ये एक निरंकुश शासक था। ये एक कैसा शासक था? निरंकुश शासक। तो निरंकुश शासक को जो भी वो मतलब जो भी अधिकार उनके पास थे, उन अधिकारों की समाप्ति चाहते थे कौन? उदारवादी लोग, ये उदारवाद। फिर पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। तो पादरी वर्ग जो है ये यूरोप में एक उच्च स्थान इनका था। पादरी वर्ग, पादरी वर्ग को कई विशेषाधिकार भी दिया गया था, और ये आप लोग पढ़े भी हैं क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पादरी वर्ग को जो विशेषाधिकार दिया गया था, कुलीन वर्ग को जो विशेषाधिकार दिया गया था, ये सब पढ़े होंगे। तो उदारवाद जो है वो निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति की कल्पना करते थे। पादरी वर्ग के विशेषाधिकार जो था उनमें से एक ये भी था कि वो लोग टैक्स जमा नहीं करते थे, बल्कि वो टैक्स लेते भी थे, धार्मिक कर लोगों से लेते थे, और इनको टैक्स देना नहीं पड़ता था। तो ये सब इनका विशेषाधिकार था। समाज में इनकी हैसियत उच्च थी, तो ये सब इनका विशेषाधिकार था। फिर उदारवाद जो है वो क्या चाहते थे? उदारवाद का मतलब संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का ये पक्षधर थे। यानी उदारवाद जो है वो संविधान लाना चाहते थे और संसदीय प्रतिनिधि सरकार को ये लाना चाहते थे।
यानी कि जो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है और उनसे जो सरकार बनेगी वो सरकार की कल्पना करते थे। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। यानी कि निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता, इसका मतलब है कि निजी संपत्ति यानी कोई व्यक्ति चाहे जितना वो संपत्ति अर्जित करे और उस पर उसका स्वामित्व हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति जितना चाहे वो संपत्ति अर्जित कर सकता है। तो ये उदारवादी जो है ये निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। ये इनका कहना था कि जो भी व्यक्ति संपत्ति अर्जित कर रहे हैं तो वो संपत्ति पर उनका अधिकार है, ये इनका कहना था। आगे देखते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। मतलब उदारवादियों का कहना था कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, ये उदारवाद का मतलब होता था। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग तो बराबर हैं, लेकिन मताधिकार सभी को बराबर रूप से नहीं दिया गया था। यूरोप में मताधिकार सबको बराबर रूप से नहीं दिया गया। यानी मताधिकार जो था वो किसी विशेष वर्ग को दिया गया था, किसी विशेष वर्ग को दिया गया था, विशेष वर्ग को दिया गया। अब वो विशेष वर्ग कौन थे जिनको मताधिकार दिया गया था? आगे देखते हैं। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। यानी कि उदारवादी प्रजातंत्र जो था वो पहली बार फ्रांस में ही उसका यूज हुआ था। उदारवादी प्रजातंत्र, उदारवादी का मतलब तो समझ ही गए होंगे। उदारवादी का मतलब होता है कि सभी लोग जो है आज़ाद रहें और सभी लोगों को जो है सभी लोगों को कानून के समक्ष बराबर माना जाए और उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही उन पे शासन करे और वहाँ संविधान हो। तो इस तरह से ये उदारवादी प्रजातंत्र का जो है ये पहला प्रयोग, पहला राजनीतिक प्रयोग कहाँ किया गया था? तो ये फ्रांस में किया गया था। उदारवादी प्रजातंत्र का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? ये फ्रांस में किया गया था। आगे देखते हैं। वहां मतलब कहाँ? फ्रांस। फ्रांस में मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। यानी फ्रांस में मत देने का अधिकार यानी मताधिकार किसको दिया गया था? तो संपत्तिवान पुरुष को। यानी जिसके पास संपत्ति है वही मत दे सकता है, वही वोट कर सकता है। और चुने जाने का अधिकार भी केवल संपत्तिवान पुरुष को ही प्राप्त था। यानी मत देने का और चुने जाने का मतलब कोई अगर अभी देखते होंगे यहाँ अपने भारत में होता है, इलेक्शन होता है कोई भी चीज का, जैसे छोटे क्षेत्र में देखते होंगे तो हम लोग पंचायत में देखते हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। उसके बाद फिर और देखते हैं तो फिर विधायक का चुनाव होता है, एमएलए का, एमपी का चुनाव होता है। तो चुने उसी तरह से वहां जो है चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुष को ही हासिल था। यानी मत भी दे सकता है संपत्तिवान पुरुष और चुना भी जाएगा कौन? संपत्तिवान पुरुष।
सिर्फ इन्हीं को था ऐसा अधिकार। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। यानी जिनके पास संपत्ति नहीं है, वैसे पुरुष जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था और उन्हें चुने जाने का भी अधिकार नहीं था। यानी कि अगर किसी तरह का इलेक्शन हो तो वो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते, यानी वो चुने नहीं जाएंगे। और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। सभी महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकारों से क्या रखा गया? वंचित रखा गया। यानी कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। वोट देने का अधिकार संपत्ति विहीन पुरुष को भी नहीं था। तो ये संपत्ति विहीन पुरुष और महिला, ये दोनों को निष्क्रिय नागरिक में रखा गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब पढ़ेंगे तो वहां भी देखा जाता है कि वहां फ्रांस में नागरिकों को दो भाग में बांटा गया था, एक सक्रिय नागरिक और एक निष्क्रिय नागरिक। तो सक्रिय नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, जबकि निष्क्रिय नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिला जो है उनको निष्क्रिय नागरिक में रखा जाता था, यानी कि वो वोट नहीं कर सकते, ना ही वो चुनाव में खड़े हो सकते। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। तो जैकोबिन शासन जब आया, जब फ्रांस में जो 1789 की क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद जो है फिर कई वर्षों के बाद जैकोबिन का शासन आया कुछ समय के लिए। तो वहां पर जो है सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में फिर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार नहीं दे करके कुछ पुरुष को ही मताधिकार दिया गया था। जैसे जो संपत्ति विहीन पुरुष थे उनको यहाँ से हटा दिया गया। और बाद में देखते हैं ये, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई। तो नेपोलियन की संहिता जो है ये 1804 में नेपोलियन क्या करता है, वो एक संहिता लाता है। उस संहिता का नाम है नेपोलियन संहिता, या फिर इसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं। तो नेपोलियन कोड के माध्यम से बहुत सारे चीजों को में बदलाव भी किया गया, वहाँ सुधार भी किया गया। तो उसमें से एक ये था नेपोलियन कोड में कि पुनः जो है सीमित मताधिकार वापस लाया। तो सीमित मताधिकार के अंतर्गत वो क्या किया, तो उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा दिया। अवयस्क यानी कि इमेच्योर, मतलब महिलाएं मेच्योर नहीं होती, उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। महिलाओं को किसके अधीन कर दिया? पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। यानी कि वहां पर यह बात बोला गया कि महिलाएं अवयस्क होती हैं और महिलाएं जो है वयस्क नहीं होने के कारण, यानी अवयस्क होने के कारण उन्हें पिता के अधीन कर दिया जाए और पति के अधीन कर दिया जाए। तो ये बात जो है नेपोलियन कोड में इस चीज का वर्णन किया गया था। नेपोलियन कोड कब लाया गया था? 1804 में। और ये लाया गया था नेपोलियन के द्वारा ही, इसलिए इसका नाम भी रखा गया नेपोलियन कोड। आगे देखते हैं। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। यानी कि वहां जो है यूरोप में 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुष जिसे कि वोट देने का अधिकार यानी मताधिकार नहीं दिया गया था, तो उसके लिए वो राजनीतिक अधिकार की मांग के लिए विरोध आंदोलन भी चलाया कि हमको वोट देने का अधिकार दिया जाए और हमें चुनाव में खड़ा होने का भी अधिकार दिया जाए। तो इन सब अधिकारों की मांग के लिए वो विरोध आंदोलन भी वहां चलाए।
आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या मतलब होता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं उदारवाद का क्या मतलब होता है, फिर राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या मतलब होता है। अब देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या मतलब होता है। ऐसे एक बार फिर से आपको बता दूं कि उदारवाद का मतलब होता है व्यक्ति की आज़ादी और व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को समान कानूनी अधिकार मिले और वहाँ जो है संविधान को लाया जाए और वहाँ संविधान के तहत ही वहाँ पर संसदीय प्रजातांत्रिक सरकार का गठन किया जाए। तो ये उदारवाद का मतलब ये होता है। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का क्या मतलब होता है। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब होता है बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब होता है बाजारों की मुक्ति, यानी कि बाजार को मुक्त किया जाए। तो बाजार को मुक्त कैसे करेंगे, बाजार को मुक्त करेंगे, बाजार को मुक्त करेंगे कैसे। तो बाजार पे सरकार का ज्यादा कोई दबाव ना हो और बाजार पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है। तो बाजारों की मुक्ति, अब जैसे देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने का होता है कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग टाइप होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सब कई प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो बाजार पर नियंत्रण जो होता है सरकार का, वो नहीं होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उसी तरह से एक अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार पर सरकार का नियंत्रण होगा, यानी बाजार को सरकार रेगुलेट करेगी समाजवादी अर्थव्यवस्था में। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है सरकार बाजार को रेगुलेट नहीं करती है और बाजार को फ्री छोड़ देती है। तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब होता है बाजारों की मुक्ति, यानी बाजार को अपने हिसाब से काम करने दीजिए। चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। यानी कोई भी चीज या पूंजी अगर एक जगह से दूसरे जगह पर उसका आवागमन हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जा रहे हैं, तो वहां पर राज्य द्वारा यानी सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। यानी कि चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा जो भी नियंत्रण लगाए जाते हैं उनको क्या किया जाए, तो उनको खत्म किया जाए। ये आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का ये मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था जो है इससे सुचारू रूप से चलती है। आगे देखते हैं 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। किसकी मांग थी, तो उभरते हुए मध्य वर्ग की जोरदार मांग थी। क्या थी, तो ये हम देखते हैं 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण ले। ये एक चीज ये देखते हैं कि जो यहाँ पर दिया गया पॉइंट, जो 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। तो कौन सा मांग जोरदार था, तो मांग ये था कि बाजारों को मुक्ति दिलाया जाए और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा जो नियंत्रण लगाए जाते हैं उनको खत्म किया जाए। ये मांग थी किन की, तो उभरते हुए मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग में और कौन लोग आते हैं ये देख लेते हैं। मांग किनका था, उभरते हुए मध्य वर्ग का। तो उभरते हुए मध्य वर्ग में कौन आते हैं, उभरते हुए मध्य वर्ग में यहां पर जो मांग था
वो था व्यापारी का, क्योंकि व्यापारी जो है ये आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो इनका मांग था व्यापारी का। और उद्योगपति का मांग था, उद्योगपति का मांग था। और किनका मांग था? तो जो छोटे बड़े उद्यमी थे, छोटे बड़े उद्यमी, उनका मांग था। क्योंकि ये लोग जो हैं डायरेक्टली, ये लोग जो हैं डायरेक्टली आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। व्यापारी, उद्योगपति, छोटे बड़े उद्यमी और भी बहुत सारे जो कल कारखाने के मालिक होते हैं वो, तो उन्हीं लोगों का मांग था कि बाजारों को मुक्ति करवाया जाए और जो भी चीज हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आते जाते हैं तो वहां पर जो सरकार का नियंत्रण होता है उसको खत्म किया जाए। यही मांग था उभरते हुए मध्य वर्ग की। चलिए आगे देखते हैं। तो हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण ले। कब बोल रहा है, किसका, कौन समय का बात? तो 19वीं सदी के पहले भाग की बात कर रहा है कि जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। तो ये हम लोग देखते हैं जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। क्या बना? तो जर्मनी में ये सब चीज हो रहा है। नेपोलियन जो प्रशासनिक सुधार किया गया था वो नेपोलियन कोड के माध्यम से किया गया था। नेपोलियन कोड बताई है कि 1804 में नेपोलियन जो है एक कोड लाया, एक संहिता लाया, उसमें बहुत सारे कानून का वर्णन किया गया था। तो उस जो संहिता था उसका नाम नेपोलियन खुद अपने नाम पर रखा और उसका नाम रखा गया नेपोलियन कोड। तो नेपोलियन जो है नेपोलियन कोड के माध्यम से कई प्रशासनिक सुधार भी किए। तो उसमें से एक ये है कि अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना था जर्मनी में। मतलब छोटे छोटे जो प्रदेश होते थे, छोटे छोटे क्षेत्र होते थे, सभी क्षेत्र को मिला करके 39 राज्य का एक महासंघ बनाया। अब इसमें देखते हैं तो इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं हम लोग कि 39 महासंघ जो है, तो इसमें से सभी का अपनी मुद्रा थी। जैसे भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत में एक ही मुद्रा चलती है, भारत में एक ही करेंसी है और उस करेंसी का नाम क्या है? रुपया। भारत की करेंसी जो है वो है रुपया। पूरे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, सभी राज्यों में रुपया ही चलती है। तो इससे जो है अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। और जर्मनी की बात यहाँ पर हो रही है, तो जर्मनी में हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक जो छोटा छोटा राज्य था, ये 39 जो राज्य था, तो प्रत्येक की अपनी मुद्रा थी और अपनी नाप तोल प्रणाली थी। तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी, इससे बहुत समस्या होती थी। कैसे समस्या होती थी देखते हैं। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। तो कितना सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था? 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। कहां से कहां जा रहा है? हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है। तो ये 1833 में जब हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग कोई भी व्यापारी अपना माल लेकर के जाते थे तो उनको 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और इस कारण उनको बहुत सारी समस्याएं होती थी। अब जो 11 सीमा शुल्क से वो गुजरे तो हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। कितना देना पड़ता था? तो 5% सीमा शुल्क हर बार देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार, वस्तुओं या
वस्तुओं के वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। तो जो सीमा शुल्क लगाया जाता था ये 5%, वो उसका बेस क्या था, उसका आधार क्या था सीमा शुल्क लगाने का? तो शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन, यानी कि उसका वजन कितना है और उसका आकार कैसा है, तो उस आधार पे वो सीमा शुल्क लगाया जाता था। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तोल व्यवस्था थी। अभी पीछे पढ़े हम लोग, यहाँ एक मिनट, यहाँ हम लोग पढ़े इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। तो इससे क्या होती थी, समस्याएं होती थी, व्यापारी वर्ग को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ता था। तो इसमें यही दिया गया है कि चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। क्योंकि हर क्षेत्र से गुजरना पड़ता था व्यापारी को, तो हर क्षेत्र में उसका नाप तोल होता था। तो इस कारण जो है उनका समय भी बर्बाद होता था, समय किल होता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था। कपड़े को नापने का पैमाना क्या था, एले था। जैसे अभी हम लोग मीटर में भी कपड़े को मापते हैं, तो उसमें फ्रांस में जो कपड़ा मापने का पैमाना था वो क्या था, एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। यानी एले जो कपड़े नापने का पैमाना था, ये एले का लंबाई जगह बदलने पर के साथ घटती बढ़ती। अब ऐसा सोचिए कि भारत में हर राज्य में कपड़ा मापने का जो व्यवस्था होती वो अलग अलग रहती, तो इससे दिक्कत होता कि नहीं। अगर दिल्ली से कोई माल जो है बिहार लाया जाता, तो दिल्ली में कुछ और उसका लंबाई होता कपड़ा का, बिहार लाते तो यहाँ पर कुछ और हो जाता, तो इससे समस्याएं होती। तो वही समस्या का सामना करना पड़ता था वहाँ यूरोप में व्यापारियों को। एले का लंबाई जगह बदलने के साथ जो है क्या होती थी, घटती थी बढ़ती थी। यानी एले की लंबाई कहीं बढ़ जाती थी, कहीं घट जाती। एले क्या था, तो एले कपड़ा नापने का पैमाना था। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर, फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ हर जगह अलग अलग एल का लंबाई। कैसे, तो फ्रैंकफर्ट एक जगह है, तो फ्रैंकफर्ट में अगर जो एक एल होता था उसका लंबाई 54.7 सेंटीमीटर, जबकि मेंज में एल का लंबाई होता था 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में जो लंबाई होती थी वो 65.6 सेंटीमीटर, अब फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर होता था। तो हर जगह फ्रैंकफर्ट, मेंज, न्यूरेमबर्ग और फ्राइबर्ग हर जगह देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कपड़ा मापने का जो जो पैमाना था एल का लंबाई क्या हो रहा है, कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। जैसे देखते हैं तो यहाँ न्यूरेमबर्ग में कितना है, 65.6 सेंटीमीटर ज्यादा है, जबकि फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है इस कारण व्यापारियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। आगे देखते हैं नए वाणिज्यिक वर्ग। नए वाणिज्यिक वर्ग जो आए वो ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास का बाधक मानते हुए एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में था। कौन था, तो नए वाणिज्यिक वर्ग जो है इनका ये मानना था कि अगर हर जगह पर नाप तोल का प्रणाली अलग होगा तो उससे क्या होगी कि आर्थिक विनिमय में वो बाधक बनेगा। आर्थिक विनिमय जो है वो क्या है कि जैसे हम लोग कोई सामान मार्केट में खरीदते हैं तो हम सामान के बदले में पैसे देते हैं और दुकानदार हमें सामान देते हैं, तो वहां पर जो एक्सचेंज हुआ उसी को बोला जाएगा क्या, आर्थिक विनिमय।
तो आर्थिक विनिमय में बाधक हो जाएगा ये कि हर जगह नाप तोल का प्रणाली अलग रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आर्थिक विनिमय में बाधक हो जाएगा। विकास में भी बाधक रहेगा, क्योंकि हर जगह अगर अलग अलग नाप तोल की प्रक्रिया होगी, अलग अलग पैमाना उसका होगा, तो उससे विकास में भी प्रभाव पड़ता है, विकास पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है क्या, तो एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में था। मतलब अगर एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा, इसका मतलब है सभी एक राज्य में जो माप तोल का प्रणाली होगा वो एक समान होगा, ठीक है, मुद्रा जो होगी वो एक समान होगी, तो ये एकीकृत आर्थिक क्षेत्र को दर्शाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जहां वस्तुओं, लोग, पूंजी का आवागमन बाधित हो। क्या बोल रहा है यहाँ, नए वाणिज्यिक वर्ग एक ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित। बाधा रहित का मतलब होता है कि बाधा नहीं होना। अब एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा, इसका मतलब मुद्रा एक होगी, अलग अलग जगह अलग अलग मुद्राएं नहीं होगी, एक ही मुद्रा होगी एक देश के अंदर, और एक देश के अंदर सभी जगह माप तोल की प्रणाली भी समान होगी। तो उससे क्या होगा कि वस्तु, लोग और पूंजी का आवागमन में बाधा नहीं होगी। तो बाधा नहीं होगी तो क्या होगा, बाधा रहित हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ का स्थापना किया गया। अब वो जो शुल्क संघ था उसका नाम था जॉलवे राइन। कहाँ किया गया था, किसके पहल पे, प्रसा के पहल पे। प्रसा एक क्षेत्र था और ये पड़ता था कहाँ, जर्मनी में। प्रसा जर्मनी में पड़ता था, जर्मनी का एक राज्य था प्रसा। तो प्रसा क्या किया, प्रसा के पहल पर जो है एक शुल्क संघ का स्थापना किया गया, और वो शुल्क संघ का नाम क्या था, जॉलवे राइन। और वो शुल्क संघ में अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। तो जो भी जर्मन राज्य थे वो जॉलवे राइन में शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, यानी कि जो हर क्षेत्र में अलग अलग तरह का सीमा शुल्क लगता था वो सभी को समाप्त कर दिया। फिर मुद्राओं की संख्या घटा दी गई, जो हर जगह अलग अलग मुद्राएं चलती थी, तो मुद्रा की संख्या भी क्या कर दिया, कम कर दिया। और कम करके कितना कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, तो अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कि नेपोलियन जो है वो प्रशासनिक कदम उठाते हुए जर्मनी में जो छोटे छोटे राज्य थे, तो सभी राज्यों को मिला करके सभी 39 राज्य का गठन किया गया था। लेकिन ये यहाँ पर एक समस्याएं थी कि 39 राज्यों में सभी राज्यों की अलग अलग मुद्रा थी, अलग अलग नाप तोल प्रणाली थी। लेकिन बाद में 1834 में जो प्रसा के पहल पर जॉलवे राइन का गठन किया गया, तो इस शुल्क संघ में जो है क्या किया गया कि शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। यहाँ पर पहले जो थी अलग अलग राज्य में अलग अलग मुद्रा थी, तो लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब यहाँ दिया भी है कि जो उससे पहले 30 से ऊपर थी, तो 30 से ऊपर ये क्या थी, तो मुद्रा की संख्या जो पहले 30 से ऊपर थी वो अब 2 कर दी गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई। देखो रेलवे क्या करता है ना, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है, और वो एक तरह से देश को एकीकृत करने का प्रयास करता है रेलवे। तो रेलवे के जाल ने, यानी यूरोप में जो रेलवे का जाल बिछ गया, तो उससे क्या हुआ कि गतिशीलता बढ़ गई,
आवागमन आसानी हो गया और चीजों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने में आसानी होने लगी। तो रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। आर्थिक हितों को क्या किया? राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। यानी कि किसी भी राष्ट्र को एकीकृत करने में, एक सूत्र बांधने में वो क्या किया? सहायता किया। कौन सहायता किया? रेलवे। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो उस समय जो यूरोप में जो भी राष्ट्रवादी भावनाएं पनप रही थी, तो वो आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर को वो मजबूत बनाया। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? तो ये टॉपिक का नाम है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। तो उदारवाद जो होता है, वो उदारवाद, उदारवाद को लिबरलिज्म भी कहते हैं। और ये लिबरलिज्म शब्द जो है लैटिन भाषा के मूल शब्द लीवर पर आधारित है, यानी लीवर से बना लिबरलिज्म, और इसका अर्थ होता है आजाद। ठीक है, और नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो, यानी जनता की सहमति से बनी हो, जनता के द्वारा चुनी गई हो। तो ये उदारवादी राष्ट्रवाद के ये सभी मायने थे। उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या मतलब था? राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो ये सभी हम लोग इस चीज का चर्चा किए। तो ग्रुप में होमवर्क भेज दिया जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी एक दो क्वेश्चन बनते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उसको, और बाकी हम इसका नोट्स तैयार कर रहे हैं, और एक दो दिन में नोट्स को भी यहाँ रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो इस तरह से 35-40 मिनट का क्लास रहेगा, तो आप लोग कर लीजिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा और गर्मी का छुट्टी का भी यूज हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल इसी तरह से अगला टॉपिक पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक जो है उसको एक बार सभी बच्चे पढ़ लीजिएगा, और वो टॉपिक का नाम क्या है देख लेते हैं हम लोग। तो वो टॉपिक का नाम है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद जो यूरोप में पनपा। तो यही टॉपिक के बारे में पढ़ना है, और कल इस टॉपिक पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।